सूर्यनगर नाम के एक बड़े से राज्य में बहुत ही सुख और शांति का माहौल था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशमिजाज स्वभाव के थे। यहाँ के राजा अर्जुन सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक हैं। उनके द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ हमेशा समाज की भलाई के लिए होती हैं। राजा अर्जुन सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था, जो अब कुछ ही दिनों में सूर्यनगर की रानी बनने वाली थी। अर्जुन सिंह तो मीरा को सूर्यनगर की रानी बनाने के लिए तैयार थे, पर मीरा अभी भी रानी बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसमें अभी भी वो हिम्मत नहीं जाग पाई थी जिससे वो सूर्यनगर के लिए कोई फैसला ले पाए। मीरा को जब से अर्जुन सिंह के इस फैसले के बारे में पता चला था, तब से वो बेचैन होकर राजमहल के बगीचे में टहलती रहती थी। इसी सिलसिले में बात करने महाराज अर्जुन सिंह मीरा के पास जाते हैं। मीरा अभी भी बेचैन होकर राजमहल के बगीचे में घूम रही होती हैं। मीरा बेटा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, बस आपने जो फैसला लिया है मुझे रानी बनाने का, उसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। चिंता? चिंता किस बात की बेटी? तुम सूर्यनगर की रानी बनने जा रही हो। इससे तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। कैसी प्रसन्नता पिताजी? मैंने अभी तक अपने राज्य वालों को ठीक से जाना भी नहीं है, तो बिना अपने राज्यवासियों के बारे में जाने मैं उन पर किस तरह से अपने रानी होने का दावा कर सकती हूँ? तो तुम क्या करना चाहती हो बेटा? आज नहीं तो कल तुम्हें इस पद का स्वीकार करना ही होगा। हाँ पिताजी, मैं इस पद का स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर अभी नहीं। पहले मैं कुछ दिनों के लिए अपने राज्यवासियों के बीच रहकर उनकी दुख और तकलीफें देखना चाहती हूँ, और रानी बनने से पहले मैं चाहती हूँ कि उनकी सभी ज़रूरतें उनको मिले। दुख तकलीफ कैसी बेटी? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुशी से रहते हैं, तभी तो हमारे यहाँ कोई फरियाद लेकर नहीं आता। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। हम राजमहल में रहकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि राज्य के सभी लोग सुखी हैं। जब तक हम उनके बीच नहीं जाएंगे, तब तक हमें उनके हालातों के बारे में नहीं पता चलेगा। तो आखिर तुम क्या करना चाहती हो? जो भी हो, मुझे साफ साफ बता दो। पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए सामान्य नागरिक बनकर अपने राज्य में रहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस पद को स्वीकार कर सूर्यनगर की रानी बन जाऊंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुमको सही लगे, पर तुम अपने साथ कुछ सैनिकों को भी ले जाना, ताकि तुम पर कोई मुसीबत आए तो वो संभाल लें। नहीं पिताजी, मैं अकेले जाना चाहती हूँ, और आप मेरी फिक्र मत करिए। मैं सूर्यनगर की रानी बनने वाली हूँ, अपना ख्याल तो खुद रख ही सकती हूँ ना। ठीक है बेटी, पर अपना ध्यान रखना। फिर क्या था, पिताजी से मंजूरी मिलते ही राजकुमारी मीरा अपना पूरा हुलिया बदलकर सूर्यनगर के राज्य में चली जाती है। मीरा राज्य में घूमते घूमते सबसे पहले एक गांव के तालाब के पास जाती है, जहां वो देखती है कुछ औरतें वहां पानी भर रही होती हैं। तब मीरा उनमें से एक महिला को आवाज लगाकर बुलाती है। बहन, ओ बहन, जरा सुनना तो। हाँ बोलो बहन, क्या काम है? बहन, आप लोग यहाँ आसपास रहते हो क्या? नहीं बहन, हमारा गांव तो यहाँ से काफी दूर है। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं बहन, काम तो नहीं था, पर एक चीज जाननी थी। हाँ बहन बोलो, क्या जानना चाहती हो? आप लोगों के घर के पास पानी की सुविधा नहीं है क्या, जो आप लोग इतनी दूर आती हो पानी भरने? नहीं बहन, हमारे गांव में फिलहाल पानी की सुविधा नहीं है। हम सबको पानी लेने यहाँ ही आना पड़ता है। तो आप लोग अपने राज्य के राजा को इस बारे में क्यों नहीं बताते? शायद वो आप लोगों की कुछ मदद कर सके। कहाँ बहन, हमारे राजा के पास हम गांव वालों के लिए समय कहाँ है। हमारे गांव के मुखिया तो कब से राजा से इस समस्या को हल करने के लिए कह रहे हैं, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मीरा उन महिलाओं की बात सुन इतना तो समझ जाती है कि सबसे पहले इनकी पानी की समस्या दूर करनी होगी। इन महिलाओं की बात सुन मीरा सोचती है, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी तो बोल रहे थे कि राज्य में कोई समस्या नहीं है, तो ये समस्या कहाँ से आ गई? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। धन्यवाद बहन, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद और कर सकती हो? हाँ बहन बोलो ना, क्या करना है? बहन, मैं इस राज्य में नई नई आई हूँ। पहले मैं पास वाले इंद्रपुर राज्य में रहती थी, पर वहाँ भी पानी की बहुत समस्या थी, और इसी कारण मैं वो राज्य छोड़ नए जगह की तलाश कर रही हूँ। क्या आप मुझे अपने गांव के मुखिया से मिला सकती हो, ताकि मैं उनकी सहमति लेकर इस गांव में रह सकूं? ठीक है बहन, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मीरा उस महिला के पीछे पीछे गांव के मुखिया के पास पहुंच जाती है। बहन यही रहते हैं मुखिया जी, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा को मुखिया के घर के सामने छोड़ वो महिला वहां से चली जाती है, और मीरा मुखिया जी को आवाज लगाती है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, क्या आप घर पर हो?
मीरा की आवाज सुन मुखिया बाहर आता है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, मेरा नाम मीरा है। मैं पास वाले राज्य से आई हूँ। वहाँ पानी की बहुत समस्या है। पानी लाने मुझे अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है और मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती है, जिनकी तबीयत बहुत खराब है। जब मैं पानी लाने जाती हूँ तो उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मुझे आपके गाँव में रहने की जगह और इजाज़त मिल जाए। मुखिया मीरा की बात सुन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। अब इस बच्ची को मैं यहाँ रहने कैसे बोलूँ? हमारे गांव की भी तो यही समस्या है। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह और इजाज़त दोनों दिला दूँ। पर बेटी, हमारे गांव की भी यही समस्या है। हमारे गांव से भी पानी लाने गांव के बाहर वाले तालाब पर जाना पड़ता है। पर मुखिया काका, मैंने तो सुना था इस राज्य में कोई समस्या नहीं है। इस राज्य के राजा इस राज्य के सभी गांवों का बराबर ध्यान रखते हैं और इस राज्य में सब हंसी खुशी से रहते हैं। देखो बेटी, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, पर ये बातें सिर्फ बनाई गई हैं। हमारे राजा का तो पता नहीं, पर राजमहल के मंत्री और सिपाही सब चोर और कपटी स्वभाव के हैं। क्यों काका, ऐसा क्या करते हैं राजमहल के मंत्री और सिपाही? मैं कितनी बार पानी की समस्या को लेकर राजमहल गया हूँ, पर वो सिपाही और मंत्री मुझे हर बार अंदर जाने से मना कर देते हैं। और जब मैं उनको अपनी समस्या बताता हूँ, तो कुछ पैसे लेकर कहते हैं, तुम चले जाओ, हम तुम्हारी समस्या महाराज को बता देंगे। तो क्या हुआ, अब तक महाराज ने कुछ किया नहीं इस समस्या के लिए? नहीं बेटी, तुम शायद समझी ही नहीं। वो मंत्री हमसे सिर्फ पैसे लेने के लिए ऐसा कहता है, पर वो महाराज तक हमारी समस्या पहुंचाता ही नहीं है। क्योंकि मैं इस पानी की समस्या को लेकर राजमहल अब तक 10 बार जा चुका हूं, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तो मैंने राजमहल जाना भी छोड़ दिया है। मीरा मुखिया की बातें सुन समझ जाती है कि ये मंत्री गांव वालों के साथ छल कर रहा है और गांव की कोई समस्या महाराज तक नहीं पहुंचा रहा है। और इसलिए महाराज सोच रहे हैं कि गांव में कोई समस्या नहीं है और गांव में सब खुशी से रह रहे हैं। ठीक है काका, आप मुझे रहने की कोई जगह तो बता दो। बाकी इस बार मैं खुद महाराज तक इस समस्या को लेकर जाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस पानी की समस्या को दूर करके रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रहते हमारे पानी की समस्या दूर हो जाएंगी, तो तुम हमारे गांव में रह सकती हो। और जहां तुमको सही लगे, अपने लिए गांव के मिस्त्री से कहकर रहने लायक घर बनवा लो। ठीक है मुखिया काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मीरा को अपने राज्य के गांव में पहली समस्या मिल चुकी थी। अब मीरा ने सोचा, चलो, गांव में आने का कुछ फायदा तो हुआ। गांव की पहली समस्या मिल चुकी है। अब कुछ दिन और यहाँ रहकर यहाँ की और समस्याएं ढूंढती हूँ। फिर पिताजी से मिल इन सब समस्याओं के बारे में बात करूंगी। मीरा मुखिया का धन्यवाद कर वहां से चली जाती है। मीरा ने अपने लिए गांव के पास से बहने वाले नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली थी। मीरा अगले दिन फिर से गांव की सैर पर निकलती है ताकि गांव में चल रही और समस्याएं ढूंढ सके। मीरा चलते चलते एक मैदान के पास पहुंचती है जहां वो देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। मीरा फौरन उन बच्चों के पास पहुंच जाती है और उनमें से एक बच्चे को आवाज लगाती है। बच्चा, जरा यहाँ आना तो। उन बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम सोनू था, वो मीरा के पास आता है। बोलिए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, काम तो है, पर उससे पहले तुम अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम सोनू है। सोनू बेटा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दीदी, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सोनू से यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? दीदी, गांव का स्कूल जाने लायक बच्चा ही नहीं है तो कैसे जाऊं? क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ है स्कूल को? दीदी, एक बार आप खुद ही चलकर देख लीजिए। आप जब देखोगी तब आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो सोनू बेटा, मुझे ले चलो अपना स्कूल दिखाने। मीरा सोनू के साथ उसका स्कूल देखने जाती है। स्कूल के पास पहुंचकर मीरा देखती है स्कूल की हालत तो बहुत खराब थी। स्कूल की बाहरी हालत देख मीरा स्कूल के अंदर चली जाती है ताकि वो स्कूल की अंदरूनी हालत देख सके। मीरा जब अंदर जाती है तो देखती है स्कूल जैसा बाहर से खंडर हो चुका है, वैसे ही अंदर से स्कूल के वर्गों की भी हालत खराब थी। स्कूल के वर्गों में खाली ब्लैक बोर्ड था और उस पर भी मकड़ियों का घर बन गया था। सोनू बेटा, स्कूल की ऐसी हालत कैसे हुई? ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। 2-3 साल से स्कूल बंद हो चुका है, तब से यहाँ कोई नहीं आया। बेटा, क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ दीदी, बोलिए क्या करना है।
बेटा मुझे अपने स्कूल के हेडमास्टर के घर पर ले चलोगे क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलिए दीदी, मैं आपको हेडमास्टर जी के घर ले चलता हूँ। सोनू मीरा को अपने साथ हेडमास्टर के घर ले जाता है। मीरा और सोनू जब हेडमास्टर के घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं हेडमास्टर घर के बाहर सो रहे होते हैं। मास्टर जी उठिए, देखिए आपसे मिलने एक दीदी आई है। सोनू की आवाज सुन हेडमास्टर उठ जाते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मास्टर जी, हमारे गांव में नई दीदी रहने आई है, वही आपसे मिलना चाहती हैं। दीदी आप मास्टर जी से बात कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ खेलने। ठीक है बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। मीरा का परिचय हेडमास्टर से कराकर सोनू वहां से चला जाता है। नमस्ते मास्टर जी, मेरा नाम मीरा है। मैं पास के राज्य में रहती थी, परंतु उस राज्य में स्कूल की सुविधा अच्छी नहीं थी और मैंने आपके गांव के स्कूल की बहुत प्रशंसा सुनी है। इसलिए मैंने वो राज्य छोड़ दिया है और इस गांव में रहने आई हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जिसको मुझे आपके स्कूल में दाखिला दिलवाना है। क्या आप मेरे भाई का दाखिला करवा सकते हैं आपके स्कूल में? मीरा की बात सुन मास्टर जी सोचते हैं। कई सालों से तो हमारे स्कूल में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, और अब तो वो जगह स्कूल कम और खंडहर ज्यादा दिखाई देता है, तो इन्होंने कहा से हमारे स्कूल की प्रशंसा सुन ली। नहीं मीरा बेटा, तुमने कुछ गलत सुना है। हमारे यहाँ का स्कूल तो 2 साल से बंद है, अब तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे भाई का दाखिला कैसे कर दूं? क्यों मास्टर जी, स्कूल क्यों बंद है? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, एक परेशानी तो है जो कोई हल करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस कारण गांव का स्कूल बंद है। ऐसी क्या परेशानी है मास्टर जी, जिस वजह से बच्चों के पढ़ाई से खिलवाड़ किया जा रहा है? बेटा 2 साल पहले भारी बारिश की वजह से स्कूल की छत गिर गई थी, तब से अब तक उसकी किसी ने मरम्मत ही नहीं कराई। परंतु ऐसे कोई अगर स्कूल की मरम्मत नहीं कराएगा तो स्कूल तो बंद ही रहेगा, और अगर स्कूल बंद रहेगा तो बच्चे साक्षर कैसे होंगे? हाँ बेटा, ये तो मुझे भी पता है, और इसी वजह से तो मैं कितनी बार राजमहल जा चुका हूँ ताकि महाराज स्कूल की मरम्मत करा सके, परंतु आज तक राजमहल से हमें कोई मदद नहीं मिली। क्यों आपके राज्य के महाराज आपसे मिलते नहीं हैं क्या? कहाँ बेटा, महाराज से तो मिल ही नहीं पाते हैं। जब भी जाओ, राजमहल के मंत्री हमें महाराज से मिलने ही नहीं देते हैं। वो हमसे कुछ पैसे ले लेते हैं और कहते कि हमारी फरियाद महाराज तक पहुंचा देंगे, पर आज तक महाराज से किसी तरह की मदद आई नहीं है। अब तो थक चुका हूँ राजमहल के चक्कर लगाकर। ठीक है मास्टर जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार खुद जाऊंगी राजमहल महाराज से इस सिलसिले में बात करने। ठीक है बेटी, तुम भी जाकर बात करके देख लो, शायद कुछ बात बन जाए। आखिर गांव के बच्चों के भविष्य की बात है। इस तरह मीरा को गांव की दूसरी तकलीफ भी पता लग गई थी। मीरा इतना तो समझ गई थी कि जब पानी और शिक्षा, जो हर व्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए गांव वाले परेशान हो रहे हैं, यानी कि गांव में और भी परेशानियां तो जरूर होंगी। इसलिए मीरा कुछ दिन और गांव में रुकने का निर्णय लेती है। ठीक है मास्टर जी, मैं आपसे अब तभी मिलूंगी जब गांव के स्कूल की मरम्मत हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, जाओ, जो हमसे नहीं हो पाया शायद वो तुम ही कर दिखाओ। मीरा मास्टर के यहाँ से निकलकर सीधा गांव के चौराहे पर जाती है, ताकि वो गांव के उम्र-दराज लोगों से मिलकर उनकी भी समस्या पता कर सकें। मीरा जब चौराहे की तरफ जा रही होती है, तभी वो देखती है कि पास में पेड़ के नीचे एक बूढ़े काका रो रहे होते हैं। काका को रोते देख मीरा बूढ़े काका के पास चली जाती है। क्या हुआ काका, क्यों रो रहे हो? कुछ तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बोले काका, मुझे आप अपनी बेटी ही समझिए और बोले क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी घर की परेशानी से परेशान हूँ। क्या हुआ आपके घर पर, मुझे बताइए, मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं। तुम कौन हो बेटी, और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? काका, मेरा नाम मीरा है। मैं पास वाले राज्य से आई हूँ। मैं उस राज्य के राजा की सलाहकार हूँ। वहाँ के राजा मेरी सलाह लिए बगैर कोई काम नहीं करते थे। फिलहाल मैं छुट्टी लेकर अलग अलग राज्यों में सैर करने निकली हूँ। अच्छा बेटा, तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? हाँ काका, आप बताइए क्या परेशानी है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तो जरूर करूंगी। बेटी, मेरे परिवार में केवल मैं हूँ और मेरी पत्नी है। मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर मैं अपना और अपने पत्नी का पालन पोषण करता था। परंतु कुछ दिनों पहले एक जमींदार ने
मुझसे मेरी वो जमीन छीन ली है। मैं जब भी खेत पर जाता हूँ तो उस जमींदार के गुंडे आकर मुझे वहां से भगा देते हैं। काका, तो आपने अपने राज्य के राजा को उस जमींदार के बारे में शिकायत की या नहीं? कहाँ बेटी, मैंने जब उस जमींदार को बोला कि मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा, तो वो बोल रहा है जिसको शिकायत करना है कर ले। ये जमीन राजा ने उसे तोहफे में दी है। उसके बाद मैं कितने बार राजमहल के चक्कर काट चुका हूं, पर वो मंत्री मुझे राजा से मिलने ही नहीं देता है। जब भी जाता हूं बोलता है मैंने महाराज को बता दिया है, वो जल्दी ही गांव में आकर मेरी जमीन मुझे दिलवा देंगे। पर अब तक न तो वो मंत्री आया, ना ही महाराज। अब तुम ही बताओ बेटी, इस उम्र में मैं क्या करूं? एक जमीन थी, वो भी छीन ली। अब कैसे करूं मैं मेरा और मेरी पत्नी का पालन पोषण? मीरा काका की बात सुन समझ जाती है कि सारी समस्या का कारण वो मंत्री ही है। वो गांव के लोगों की कोई भी समस्या महाराज तक नहीं जाने दे रहा है, और कोई समस्या जब महाराज को नहीं मिल रही है तो उनको लग रहा है राज्य में सब खुश हैं। अगर ऐसी बात है तो कल अपने साथ मुझे ले चलिए उस जमींदार के पास और कहना मैं आपकी बेटी हूँ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगी काका। ठीक है बेटी, कल सुबह यही मिलना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा उस जमींदार से मिलाने। काका के वहां से निकलकर मीरा अपनी कुटिया में जाकर उस कपटी मंत्री को फंसाने के लिए पैतरे सोचने लगती है। इस मंत्री के कारण सभी गांव वाले परेशान हैं और सब गांव वालों को लग रहा होगा कि महाराज को इन गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। एक काम करती हूँ, इस मंत्री को सबके सामने फंसाती हूँ, तब जाकर सबको पता चल जाएगा कपटी यह मंत्री है। इन सब में महाराज का कोई दोष नहीं है। अगली सुबह उस पेड़ के नीचे आकर मीरा काका का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद काका वहां आते हैं। चलो बेटी, चलते हैं उस जमींदार से मिलने। मीरा काका के साथ उस जमींदार से मिलने चली जाती है। जब काका और मीरा जमींदार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वो एक पेड़ के नीचे खटिया लगाकर सोया हुआ था। ओ जमींदार साहब, उठो और हमारी बात सुनो। मीरा की आवाज सुन जमींदार उठ जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मेरा नाम मीरा है, मैं इनकी पुत्री हूँ। आपने मेरे पिताजी की ज़मीन ले ली है और मेरे पिताजी के पास बस एक यही ज़मीन है साहब। अगर यह भी इनके पास नहीं रही तो हम भूखे मर जाएंगे। कृपा कीजिए, हम गरीब पर साहब। ये जमीन तुम्हारी थी, अब ये जमीन मेरी है। ये जमीन मुझे खुद महाराज ने दी है तोहफे के तौर पर। जाओ और जाकर महाराज से कहो, वो कहेंगे तो मैं आपको यह जमीन वापस दे दूंगा। साहब, आपको यह ज़मीन खुद महाराज ने दी थी क्या? नहीं, मंत्री साहब ने आकर कहा था कि महाराज ने मुझे ये जमीन तोहफे में दी है। पिताजी, जब मंत्री जी ये ज़मीन इन साहब को तोहफे में दे रहे थे तो क्या उस समय आप वहाँ थे? नहीं बेटी, मुझे तो अगली सुबह जब मैं खेत पर काम करने आया तो पता चला। हाँ तो क्या, मंत्री जी मेरे घर आए थे। साहब, ये ज़मीन आपको महाराज ने तोहफे में दी है, यह हम मानते हैं, परंतु यह ज़मीन जब मंत्री जी आपको दे रहे थे तो उस समय न तो पिताजी वहाँ थे और न मैं, तो हम कैसे मान ले कि सच्ची में महाराज ने आपको ये ज़मीन तोहफे में दी है? एक काम कीजिए साहब, आप मंत्री जी को यहाँ बुला लें और हम सबके सामने ये बोल दें कि यह ज़मीन आपको महाराज ने तोहफे में दी है। अगर आपने इतना कर दिया तो मैं और पिताजी इसके बाद आपको इस ज़मीन के लिए कभी परेशान नहीं करेंगे। मीरा से यह सुन जमींदार सोचता है। ये लड़की भी कितनी पागल है, इसने तो मुझे ऐसा पैंतरा बता दिया जिससे मैं अब किसी की भी जमीन हड़प सकता हूँ। मंत्री को कुछ पैसे देकर कहलवा दूंगा कि वो जमीन महाराज ने दी है। इसे तो मुझे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मैं कल मंत्री जी को बुला लूंगा, तुम लोग भी आकर सुन लेना, फिर बाद में मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है साहब, हम कल यही आ जाएंगे। मीरा काका को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचकर काका मीरा से कहते हैं, बेटी, तुमने यह क्या कर दिया? अब तो मेरे हाथ से यह जमीन चली जाएगी। अब मैं क्या करूंगा? काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस कल समय से अपने खेत पर पहुंच जाना। ठीक है बेटी, बस किसी तरह मेरी जमीन मुझे वापस दिला दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। हाँ काका, आप चिंता छोड़ दो और कल सुबह अपने खेत पर मिलना। अगले दिन काका और मीरा दोनों खेत पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। काका, आप यही खड़े रहो और जमींदार और मंत्री जी से बात करना, मैं उस पेड़ के पीछे छुपी रहूंगी। ऐसा क्यों बेटी? तुम चली जाओगी तो मैं क्या बात करूंगा? काका, आप केवल किसी तरह मंत्री के मुंह से निकलवा लेना कि यह जमीन जमींदार की है, फिर पीछे से मैं आती हूँ। ठीक है बेटी,
मीरा फटाफट जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और जमींदार और मंत्री के आने का इंतजार करती है। फिर कुछ समय बाद जमींदार और मंत्री वहां आते हैं। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। और बताओ क्या सुनना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? रुकिए मंत्री जी, ये नहीं इसकी बेटी सुनना चाहती है। ओ काका, कहाँ रह गई तुम्हारी बेटी? जल्दी बुला लो, मंत्री जी के पास और भी काम है। अरे जमींदार साहब, मैंने सुना, उसने सुना, एक ही बात है। बोलिए मंत्री जी, ये जमीन किसकी है? देखो काका, यह जमीन महाराज ने इससे प्रसन्न होकर इसे तोहफे में दे दी है। अब से इस जमीन का मालिक ये है। मंत्री जी, रहम कीजिए, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं मेरे परिवार का पालन पोषण इसी जमीन के जरिए करता हूँ। मेरी जमीन मत छीनिए। देखिए काका, ये मेरा फैसला नहीं है, ये महाराज का फैसला है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मंत्री के इतना बोलते ही मीरा सामने आती है। क्या कहा मंत्री जी, ये किसका फैसला है? जरा फिर से बोलिए तो। राजकुमारी मीरा को सामने देख मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजकुमारी मीरा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़िए मंत्री जी, आपने जो गांव में राजमहल की नाक कटवा कर रखी है, इसकी चर्चा तो मैं पिताजी से करके रहूंगी। आप यहाँ अपना जेब भरने के लिए भोले भाले गांव वालों से पैसे ले रहे हो और उनकी फरियाद तक महाराज तक नहीं पहुंचा रहे हो। और वहाँ महाराज सोच रहे हैं राज्य में सब सुखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। उन बेचारों को तो पता भी नहीं उनका मंत्री क्या गुल खिला रहा है। मीरा से ये सारी बातें सुन मंत्री डर जाता है और मीरा के पैरों पर गिर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपा कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, पर अब आपका फैसला तो पिताजी करेंगे, क्योंकि आप सालों से इन बेचारे गांव वालों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसा रहे हों। ये तो अच्छा हुआ मैंने रानी बनने से पहले इनके बीच आने की सोची, वरना तो मुझे भी वहां बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा राज्य में। मीरा फौरन मंत्री को लेकर गांव के चौराहे पर ले जाती है और वहां पर गांव के हेडमास्टर और मुखिया को भी बुला लेती है। देखिए मुखिया जी, ये है मंत्री जो आप सबको इस धोखे में रख रहा था कि महाराज कुछ न कुछ करेंगे, पर ये कपटी व्यक्ति सिर्फ आप लोगों से पैसे ले रहा था, पर इसने आज तक आप लोगों की एक भी फरियाद महाराज तक नहीं पहुंचाई। और मैं महाराज की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। इसमें जितनी गलती इस कपट्टी की है उतनी ही गलती महाराज की भी है। उनको भी अपने राज्य का दौरा करना चाहिए था, पर वो इस कपट्टी की बात सुन सब इसके भरोसे छोड़ दिया था। मीरा बेटा, आप क्यों महाराज की तरफ से माफी मांग रही हो? मुखिया काका, मैं हूँ मीरा, आपके राज्य के महाराज की पुत्री राजकुमारी मीरा। मीरा की यह बात सुन सारे गांव वाले मीरा के नाम का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह मीरा की एक प्रतिज्ञा ने गांव वालों की जरूरत का पता लगा लिया और एक कप